जैसे ही वह किसी दीवार से टकरा गया और सांप का सिर तलवार से रुक गया। सांप लंबा था लेकिन विशाल नहीं था। उसका सिर भी मुश्किल आधा मीटर चौड़ा था। कर्ण अपनी तलवार से सांप के सिर को रोकने में सक्षम था। वजन के नीचे कर्ण की भुजाएं कांपने लगी, लेकिन सांप ने उसे काटने के पीछे अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। उसे अभी भी हरे पक्षी पर नजर रखनी थी। उसके कारण कर्ण ने अपनी तलवार सीधी रखने में कामयाब रहा। जब सांप की चतुर ब्लेड से टकराई तो खून बहने लगा। घाव गहरा हो तो नहीं था, पर खून निकल रहा था। कर्ण आगे बढ़ा और अपनी तलवार सांप के सिर पे रख दी। फिर उसने हैंडल से ऊपर की ओर मारा, जिससे सांप का सिर उड़ गया। आमतौर पर उसके शरीर की शक्ति में अंतर के कारण कर्ण के पास सांप को दूर धकेलने की शक्ति नहीं होती। सांप का सिर बहुत दूर तक फैला हुआ था, जिससे अनिवार्य रूप से उसका संतुलन बिगड़ गया और सिर उसके द्रव्यमान के केंद्र से बहुत दूर चला गया। उसके कारण कर्ण सिर को ऊपर की ओर धकेल सकता था। उसी समय कर्ण की तलवार उसके ऊपर थी। जो कदम उसने अभी उठाया था उसका रूप नीचे की ओर विनाशकारी पहाड़ के लिए एकदम सही था। फिर कर्ण ने सांप के जबड़े के निचले हिस्से को काटते हुए आगे की ओर प्रहार किया। चिंगारियां उड़ी और कुछ तराजू टूटकर गिर गए, लेकिन सांप का लगभग खून नहीं बहा। इसके तराजू बहुत सख्त थे। कर्ण ने अपने दांत पीस लिए और सांप का सिर तुरंत हमलावर की स्थिति में वापस आ गया। सांप ने फिर से आगे की ओर काटा। कर्ण ने अपनी तलवार आगे कर दी वार, लेकिन सांप का सिर रुक गया और दोबारा आगे बढ़ने से पहले एक तरफ झुक गया। हमला करने से पहले यह नहीं था कि कर्ण इस बार किस कोने पर अपनी तलवार पकड़ेगा। यही कारण है कि उसने कर्ण के ब्लॉक को बनाकर बंद कर दिया था। जब कर्ण ने सांप के सिर को घूमते देखा तो उसने तुरंत उसके प्रहार से बचने के लिए खुद को जमीन पर गिरने दिया। यदि उसकी तलवार सांप के दांतों में फंस जाती तो वह नष्ट हो जाती। यदि कर्ण की तलवार इतनी तेज होती कि सांप को आसानी से काट सकती है, तो वह उस अवसर का उपयोग उसके जबड़े को उसके सिर से अलग करने के लिए कर सकता था। दुख की बात है कि तलवार पर्याप्त तेज नहीं थी। जैसे ही सांप का सिर कर्ण के ऊपर वो आया, उसने उसे फिर से अपनी तलवार के हैंडल से मुक्का मारकर दूर कर दिया। दूरी बहुत कम थी, जिससे उसे अपनी तलवार से प्रभावित ढंग से काटना असंभव था। ऐसी स्थिति में कर्ण की एक तलवार सांप की सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं होती। कर्ण ने तुरंत अपने घुटनों को मोड़ लिया ताकि वह आगे की ओर गोली मार सके। कर्ण ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और आगे बढ़ गया। सांप ने सिर्फ ने मुश्किल से अपना नियंत्रण वापस पाया ही था कि उसने कर्ण को अपने सिर के पास आते देखा। एक सेकंड के लिए सांप ने कर्ण पर हमला करने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन वह अभी भी उस हरे पक्षी से डर रहा था। सांप ने अपना सिर उसकी पीठ से कर्ण की ओर बढ़ा दिया। अफसोस की बात है कि क्योंकि इसके सिर की स्थिति के कारण इसके मुख्य भाग से प्रभाव नहीं निकला, इसलिए यह अपनी सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ सका। जैसे ही कर्ण ने उसके शरीर के पास पहुंचा, उसने देखा कि सिर फिर से उसके करीब आ रहा था। यह बात है, एक खरोच और वह मर जाएगा। सांप में भयंकर धातु का जहर था, जो अगर कर्ण के रक्तवान में चला गया तो वह तुरंत उसके अंदरूनी हिस्से में नष्ट कर देगा। इस वजह से वह खुद पर मुश्किल से बिल्कुल भी प्रहार नहीं होने दे सकता। इससे पहले कर्ण सुरक्षित स्थान पर था। अगर उसने देखा कि उसका ब्लॉक उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा तो वह हमेशा पीछे हट सकता था। अब उसका पीछे हटना बंद हो गया था। सांप का सिर उसके पीछे था, जबकि उसकी पूंछ और शरीर उसके सामने था। अगर कर्ण ने सांप के सिर को फिर से अपनी तलवार से रोकने का फैसला किया तो सबसे अधिक संभावना है कि वह अपनी पूंछ से हमला करेगा। हाँ, सांप पक्षी पर ध्यान दे रहा था, लेकिन अगर उसे अपने शिकार को मारने का कोई तरीका दिखाई देता तो वह शायद गोली मार देता। आशा करते हैं कि यह काम करेगा। जैसे ही शरीर अंदर बंद हुआ, कर्ण ने अपना बायां हाथ उसकी ओर इशारा किया। कर्ण ने छलांग लगाई और आग का विस्फोट शुरू कर दिया। फायर ब्लास्ट किसी भी तरह से सांप को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, लेकिन हवा ने उसके शरीर को धीमा कर दिया था, जिससे उसका काटने का काम खराब हो गया था। जबकि कर्ण को आगे की ओर धकेल दिया गया। सांप का मुंह मुश्किल कर्ण के पैरों से छूटा क्योंकि उसका शरीर जमीन से अलग हो गया था। फिर कर्ण ने
अपने पैरों से पूंछ पकड़ ली। सांप ने तुरंत करण को फिर से काटने की कोशिश की, लेकिन करण की लगभग जमी हुई बाहीं बहाने से बर्फ का विस्फोट हो गया। कर्ण की भुजा लगभग जमी हुई होने के कारण आइस ब्लास्ट के पीछे बहुत ताकत थी, जिसने सांप के हमले को एक बार फिर से बर्बाद कर दिया। उसी समय कर्ण ने अपनी तलवार उसके सामने धातु के ब्लेड पर रख दी। अपने जादू दिखाओ, कर्ण ने मन ही मन आग्रह किया। जैसे ही तलवार ने ब्लेड को छुआ, कर्ण ने देखा कि उसकी तलवार तेज रोशनी में चमक रही है। लगभग एक पल में सांप की पूंछ के आसपास की सारी धातु खत्म हो गई। इससे काम किया। सौभाग्य से वह कोई मानवीय हथियार नहीं है, कर्ण ने सोचा। किसी भी भरत सबल अपने हथियार में विशेष जादू रूप जोड़े, यह हास्यास्पद होगा। यदि मेटल एफिनिटी वाला कोई प्रतिनिधि अपने हथियार को बर्बाद कर सकता है, बेशक ये मैजिक रून्स केवल सामान्य चरण में ही आम हो गया। इस वजह से सारा की क्षमता अभी भी उपयोगी थी, क्योंकि कर्ण की तलवार कमजोर थी। इसलिए सारा अभी अपनी क्षमता से कर्ण की तलवार को धमकाने में सक्षम थी, लेकिन उदाहरण के लिए वह अमर के हथियार के साथ ऐसा करने में सक्षम नहीं होती। इसके अतिरिक्त मैजिक जोनस ने हथियार को इस क्षमता के प्रति पूरी तरह से नहीं बनाया, लेकिन इसे काफी कमजोर कर दिया। सौभाग्य से सांप के ब्लेड में ये जादू रून्स नहीं थे। उसके कारण कर्ण अपनी तलवार की क्षमता का उपयोग अपनी पूंछ के चारों ओर की धातु को अवशोषित करने में कर सका। उस क्षण कर्ण की तलवार में भयानक मात्रा में मेटल मन निकला। सांप की पूंछ प्राकृतिक धातु से नहीं बल्कि धातु मन से बनाई गई थी। यह एक बड़ा अंतर था। धातु मन को ठोस धातु की अवस्था में रखने से बहुत सारी ऊर्जा अर्थात मन खर्च हो जाता है। उसके कारण मेटल मन से बने धातु निर्माण हमेशा के लिए टिके नहीं रहते, और उसने बनाए रखने के लिए मेटल मन की निरंतर आवृत्ति की आवश्यकता होती थी। उसके कारण कर्ण की तलवार को स्थापित रूप से मजबूत नहीं किया गया, लेकिन केवल तब तक जब तक कि उसके अंदर अवशोषित धातु मन का उपयोग नहीं हो गया। मेटल मन को अवशोषित करने के बाद कर्ण ने अपना बायां हाथ सांप की पूंछ पर रखा और अपने डार्कनेस एबिलिटी का इस्तेमाल किया। कर्ण की लगभग नष्ट हो चुकी वह अकल्पनीय गति से ठीक हो गई, क्योंकि उसने तुरंत अपनी तलवार फिर से सांप के सिर की ओर बढ़ा दी। सांप ने फिर से अपना हमला किया था, लेकिन इस बार कर्ण की तलवार पहले से ही कहीं ज्यादा तेज थी। इससे सांप ने संतुलन को 2 सेंटीमीटर तक काट दिया, लेकिन पूरी हड्डी तक नहीं पहुंच सका। फिर भी इससे काम किया था और कर्ण इसे घायल करने में कामयाब रहा, लेकिन फिर कर्ण को लगा कि उसे पूंछ से उठा लिया गया है। उस समय कर्ण को एक चौराहे के सामने खड़ा कर दिया गया था। पूंछ पर बने रहे और जमीन पर धंस जाने से बहुत संभव है अब की कई हड्डियां टूट जाए या कूद जाए। यदि वह रह जाता तो गंभीर रूप से घायल हो जाता। यदि वह कूद गया तो उसने सांप को हवा में उसे मारने का मौका दिया। कर्ण ने दांत पीसकर अपना निर्णय लिया। कर्ण ने पूंछ छोड़ दी और जमीन से टकरा गया, जिससे उसके नीचे की धरती नष्ट हो गई। अगर कर्ण ने पूंछ पकड़ रखी होती तो शायद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। उस समय वह हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता। इस लड़ाई में एक बड़ा मुद्दा होता। जैसे ही पूंछ जमीन से टकराई, उसके नीचे खून का एक छोटा विस्फोट दिखाई दिया। कर्ण ने सांप की पूंछ से भरी मात्रा में जमीन पर ऊर्जा खा ली थी, जिससे वह कमजोर हो गई। इस वजह से सामना नहीं कर सका। इस समय कर्ण का बायां हाथ जीवन ऊर्जा से सूज गया था। उसे ऐसा लगा जैसे यह विस्फोट होने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अनुमान लगाया गया था, सांप का सिर कर्ण की ओर चला गया। कर्ण के लिए अपनी स्थिति में अपनी तलवार से उसे हमले को रोकने में मुश्किल होगा, लेकिन उसने वैसे भी ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। कर्ण का हाथ नीचे की ओर इशारा किया। कर्ण ने तेजी से एक फायर ब्लास्ट और एक आइस ब्लास्ट जारी किया। 2 धमाकों की प्रकृति से वह कुछ मीटर तक ऊपर चला गया और सांप का हमला चूक गया। कर्ण का हाथ लगभग फिर से नष्ट हो गया था, लेकिन जीवन ऊर्जा से भरपूर होने के कारण यह तुरंत ही ठीक हो गया। लगभग एक पल के समय कर्ण का हाथ फिर से अपनी चरम सीमा में था, उसकी जीवन ऊर्जा समाप्त हो गई। अब कर्ण सांप से 5 मीटर से अधिक ऊपर था। जैसे ही कर्ण ने हवा में रुका, अपनी तलवार तैयार करते हुए समय उसकी आंखें ठंडी हो गई।
सांप की पूंछ के चारों ओर धातु का एक नया आवरण दिखाई दिया। इससे एक ही पल में पूंछ को तेज कर दिया। कर्ण अभी भी हवा में रुका ही था कि पूंछ फिर से ब्लेड में बदल गई थी। कर्ण को पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसा होगा। मैं किसी हमले को दौरान तुरंत सारी धातु को अवशोषित नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा कर भी लूं तो इसके पीछे की भारी वजन और बल मेरे शरीर को एक बड़े हिस्से को नष्ट कर देगा। जैसे ही सांप ने कर्ण की ओर देखा, उसने अपना सिर और ब्लेड दोनों तैयार कर लिए। यदि सिर पर प्रहार हुआ तो पूरी मृत्यु निश्चित है। यदि पूंछ मुझे टकराती है तो मैं तुरंत नहीं मरूंगा, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाऊंगा। मैं एक साथ दो हमलों को नहीं रोक सकता। मुझे इसे यही खत्म करना होगा। कर्ण को पहले से ही इस स्थिति का अनुमान था। वह भाग्यशाली था कि अब तक सब कुछ योजना के अनुसार हुआ था, लेकिन वह अपनी किस्मत पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकता था। सांप के करीब रहना बहुत खतरनाक था। सांप को मारने वाला हथियार हासिल करने के लिए उसे उसके करीब जाना पड़ता था, लेकिन अब उसके पास वह हथियार था। कर्ण को यह भी पता था कि वह अब तक केवल सांप के 3 घावों के कारण ही जीवित बचा है। वह सांप को घायल करने के लिए उसका उपयोग करने में सक्षम नहीं था, लेकिन घावों से शायद सांप के हमलों को धीमा कर दिया था। जैसे ही कर्ण हवा में रुका, समय मानो थम सा गया। यह छलांग से पहले का क्षण था और फिर समय चलता रहा। जैसे ही सांप की पूंछ और सिर नीचे की ओर उसकी ओर बढ़े, कर्ण गिरने लगा। मुझे इस हमले से इसे मारना है और इसकी पूंछ से बचना है। कर्ण ने खुद को तैयार किया। ठीक उसी समय सांप की पूंछ के आधार पर एक हरा धब्बा आ गया। एक पल में हवा के एक भयानक झोंके ने धुंधलापन छोड़ दिया। पूंछ कटते ही कठोर सांप की हड्डियों और मांस के नष्ट होने की भयानक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। पक्षी ने अपना कुछ मन प्राप्त कर लिया था। उसने देखा कि सांप की पूंछ कमजोर हो गई थी। इसके कान पक्षी ने झपट्टा मार दिया था, जबकि सांप कर्ण में व्यस्त था। कर्ण की धमकी के कारण सांप पक्षी पर ध्यान नहीं दे पाया, भूल गया था। इंसान को शायद पक्षी की याद आ गई होगी, लेकिन जानवर को नहीं। जब कर्ण ने पूंछ को किनारे की ओर गिरते देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि हरा पक्षी अभी हमला करेगा, लेकिन उसने इसका स्वागत किया। जाहिर तौर पर पक्षी को अभी भी लुप्त हो रहे सांप को मारने में अपनी विफलता के लिए शिकायत है। क्षण भर के लिए भीषण पीड़ा में विचलित हो गया। उसी समय कर्ण ने अपना मौका देखा। उसने अपना बायां हाथ आकाश की ओर किया। उसकी भुजा से आग का और एक बर्फ का विस्फोट हुआ। एक पल में कर्ण की गति तक पहुंच गया। उसने सीधे सांप के सिर की ओर गोली चला दी। इस वजह से अपना फोकस प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे सका। जिस क्षण सांप ने अपना ध्यान खो दिया, कर्ण का शूटिंग शरीर के उसके सिर पर पहुंच गया और फिर कर्ण ने प्रहार किया। कर्ण की तलवार सांप के मुंह में घुस गई, जिससे पूरी चीज नष्ट हो गई। लेकिन सांप की खोपड़ी ने तलवार को रोक दिया। अपग्रेड के बाद भी तलवार इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि पूरे शरीर को काट सके। उसकी तलवार ने कर्ण का शरीर सांप के सिर पर लगा। उसके सिर का बल इतना अधिक था कि उसकी भुजाएं उसे रोक नहीं पा रही थी। कर्ण और सांप का सिर जमीन पर गिर गया। कर्ण के लिए सौभाग्य से सांप के सिर की चोटों से ने उसके चेहरे का नरम बना दिया, जिससे कर्ण का प्रभाव कम हो गया। एक पल के लिए कर्ण सांस नहीं ले सका, लेकिन अब तक उसे इस अनुभूति की आदत हो चुकी थी। घबराहट में लुप्त हो रहे सांप का सिर तेजी से ऊपर उठा। खून बहने वाले टुकड़ों से, जो कभी उसके मुंह में थे, हल्की ध्वनि वाला हवा निकल रही थी। वह फुकारने की कोशिश कर रहा था। उसी समय सांप तेजी से दूर चला गया और फिर यह भाग गया। इसकी पूंछ और धातु टूट गए थे। उसके सभी हथियार नष्ट कर दिए गए थे। इसे पुनर्जीवित करना पड़ा। खड़े होते ही कर्ण ने तुरंत अपनी सांसों पर फिर से नियंत्रण पा लिया। कर्ण ने सांप का पीछा करने से ठीक पहले हरे पक्षी की चीख सुनी जा सकती थी। वह भागते हुए सांप के पास पहुंचा था। उसने देखा था कि उसका शिकार घायल हो गया था। उसने अपने सबसे खतरनाक हथियार खो दिए थे। इस वजह से हरे पक्षी ने सांप पर हिंसक हमला करना शुरू कर दिया था।
सांप ने अपना सिर इधर उधर फेंककर पक्षी को एक तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन पक्षी इस कमजोर और धीमी हमलों से आसानी से बच गया। जैसे ही करण ने भागते हुए सांप का पीछा किया, उसकी नजर हरे पक्षी पर पड़ी। इसके विशाल पंख और शक्तिशाली लंबे पंजे थे। इसकी चोंच का ऊपरी हिस्सा अंत में मुड़ा हुआ था, जिससे एक तेज हुक बनाया था। ये एक बाज, करण ने सोचा। हरे बाज ने सांप के सिर को अपने पंजों से लगा नोच डाला। कुछ बिंदु पर वह सांप को अपने पंजों से पकड़ने में भी कामयाब हो गया। अपनी चोट सांप के सिर में घुसाने लगा, लेकिन सांप को ज्यादा चोट नहीं आई। मन के बिना हरे बाज आसानी से सांप से के तराजू से नहीं निकल सकता था। सांप हमलों के कारण इधर उधर झपट रहा था। हरे बाज ने छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। कदम सांप के पास पहुंचने से ही करण चिल्लाया। फिर पक्षी ने करण को देखा, चिल्लाया और फिर से उड़ गया। हमले के दबाव में सांप ने करण की चीख नहीं सुनी, जिससे वह उसकी पुष्टि में बेखबर हो गया। कर्ण ने सांप के सिर के पास आ गया। उसकी तलवार उसके शरीर से काफी ऊपर उठी हुई थी। तलवार सांप की गर्दन पर लगी तराजू और मांस को काटते हुए। जब वह सांप की कोशिकाओं के से टकराया तो वह रुक गया, लेकिन हमले की प्रवृत्ति शक्ति ने कोशिकाओं को खंडित कर दिया। घबराहट में सांप ने अपना सिर इधर उधर घुमाया, जिससे कुछ हड्डी के टुकड़े उसके सिर में धंस गए। सांप की हरकतें शांति में बदल गई। उसने लगभग अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण खो दिया। कर्ण ने फिर से अपनी तलवार उठाई और सांप की गर्दन पर फिर से वार किया। इससे पहले कि सांप की हरकतें बहुत तेज छोटी हो और कमजोर हो जाती, सांप का शरीर एक बार फिर से जकड़ गया। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। मौन। कर्ण ने गहरी सांस ली। सब खत्म हो गया। एक पल के लिए करण ने केवल जनरल स्टेटला साहब की लाश को देखा। लड़ाई बहुत जोखिम भरी थी। यदि करण को उसके दांतों से खरोंच भी लग जाती तो वह मर जाता। इसकी धातु बहुत शक्तिशाली थी। लड़ाई के दौरान ऐसा लग रहा था कि करण ज्यादातर समय नियंत्रण में था, लेकिन वह नियंत्रण कमजोर था। एक छोटी सी भूल और अंत हो जाता। लेकिन जैसे ही करण ने सबको देखा, उसके सिर ने सीने में उत्तेजना और संतुष्टि की गहरी भावनाएं प्रकट हो गई। उसने अपने पहले जनरल स्टेट जानवर को मार डाला था। सीधे टकराव जानवर बुरा था। वह पहले घायल हो गया था। कर्ण को मदद मिली थी। लड़ाई के एक बड़े हिस्से के लिए उसका धन्यवाद भटक गया था, लेकिन कर्ण फिर से जीत गया। कर्ण ने अपनी तलवार की ओर देखा। मुझे वास्तव में अपनी तलवार पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यह बढ़ावा थोड़ा समय के लिए ही कम करेगा और मुझे इसे स्थापित रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। शुरुआत में तो इसे घायल भी नहीं कर पाया। मेरा हथियार ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अचानक कर्ण की नजर सांप के सिर पर पड़ी। हरे बाज ने कर्ण को देखते हुए सांप के सिर पर आ गया था। कर्ण ने देखा था कि कैसे हरे बाज ने पिछले सभी सांपों के सिर खा लिए थे। वह जानता था कि पक्षी इसे भी खा जाना चाहता था। पक्षी लेट सोल्जर स्टेज पर था। कर्ण ने एक सतर नीचे, लेकिन सांप के साथ कर्ण की लड़ाई में उसकी मदद थी। यदि कर्ण को पक्षी के बीच झगड़ा होता तो कौन जीतता कर्ण नहीं जानता था, लेकिन वह एक बात को लेकर सही था। लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होती। पक्षी कर्ण का लंबे समय तक पीछा करता रहेगा। कर्ण जानता था कि पक्षी उसे कहीं अधिक तेज है, या यहाँ तक कि सांप भी पक्षी का पीछा करने में सक्षम नहीं था। अगर कर्ण अपना मौका चूक जाता तो हरे बाज उड़ जाता और हवा में तब तक इंतजार करता जब तक कर्ण का ध्यान नहीं भटक जाता। अंत में कर्ण ने कुछ कदम पीछे हटते हुए अपनी आह भरी। कर्ण ने सोचा, भले ही मैं इसे मार सकूं, फिर भी मुझे इसे मारने में बुरा लगेगा। मैं अपने दुश्मनों के प्रति क्रूर हो सकता हूँ, लेकिन यह बाज मेरा दुश्मन नहीं है। कर्ण ने अपनी तलवार दूर रख दी। उसने दिखाया कि वह लाश के लिए नहीं लड़ेगा। यदि पक्षी मनुष्य होता तो कर्ण के उसके साथ लगभग आधी लाश हासिल करने के बारे में बातचीत करता। दुख की बात है कि वह पक्षी एक जानवर था। यदि कर्ण ने अचानक सबको खींचना या काटना शुरू कर दिया तो बाज उस पर कार्रवाई को एक हमले के रूप में देख सकता है। इससे कर्ण के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कभी कभी मूर्खता और जीत जाती है। पीछे पक्षी ने थोड़ी देर तक कर्ण की ओर देखा। तभी उसकी नजर लुप्त हो रहे सांप के सिर पर गई।
यह भोजन कम से कम इसे स्पीक सोल्जर स्टेज तक पहुंचा देगा। बाज कुछ देर तक सिर की ओर देखती रही, फिर वह धीरे धीरे अपनी चोंच को सिर के पास ले गई। उसे उस पर हमले से 2 बार थपथपाया और वह उड़ गई। कर्ण ने आश्चर्य और थोड़ी उलझन के साथ हरे बाज को जाते हुए देखा। बाज को लाश क्यों नहीं चाहिए, कर्ण ने सोचा। थोड़ी देर तक कर्ण केवल लाश को देखता रहा, फिर उसने एक विचार आया, लेकिन क्या होगा यदि हरे बाज ने गर्भ के कारण सबको नहीं खाया। बाज झुंड का जानवर नहीं लगता, क्या यह केवल उसी शिकार को खाता है जिसे उसने स्वयं मारा है। उसी समय कर्ण ने दूर से मांस के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज सुनी। उसने तुरंत एहसास हुआ कि क्या हुआ था। मुझे लगता है मैं सही हूँ, कर्ण ने सोचा। बाज उस स्थान पर गया था जहाँ सांप की पूंछ कटी थी। इसकी आवाज से पता चलता है कि यह इस समय उसके पूंछ को फाड़ कर खा रहा है। इससे पूंछ तो अलग कर दी, लेकिन सांप को नहीं मारा। इस कारण से वह केवल पूंछ खाना चाहता था। उस क्षण कर्ण ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने सोचा और यह बताता है कि इस सतर पर बाज इतनी शक्तिशाली कैसी हो सकती है। यह केवल उन्हीं जानवरों को खाता है जिन्हें इसे स्वयं मारा हो। इसके अलावा मैं यह नहीं बोल सकता कि इससे वास्तव में एक जनरल स्टेट जानवर पर हमला किया था। हरे बाज जानता था कि गायब होने वाले सांप उसके द्वारा देखे गए अन्य सभी सांपों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था, लेकिन फिर भी उसने हमला करने का फैसला किया, बिल्कुल मेरी तरह। इससे एक खतरनाक लड़ाई की तलाश की है जो इसे आगे बढ़ाएगा। यह भविष्य में एक खतरनाक जानवर बन जाएगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि यह उस तरह का न हो जो इंसानों पर हमला करता हो। अच्छा, मेरा मतलब है कि इससे मुझे पर हमला नहीं किया, तो शायद यह उस तरह का नहीं है। करण धीरे धीरे मरे हुए सांप के पास चला गया। मुझे पता नहीं है कि जनरल स्टेट सांप की कीमत कितनी होगी। करण ने लुप्त हो रहे सांप को अपने साथ जानवर की बोरी में डालने के लिए अपना बायां हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन जब उसमें से एक चुभने वाली दर्द की गोली महसूस हुई तो वह मुंह बनाने लगा। एक पल के लिए कर्ण अपने घायल बाएं हाथ में विचलित हो गया। मेरी नई एफिनिटी ने मेरी युद्ध शक्ति को काफी बढ़ा दिया है। मैं ब्लास्ट का लगातार 2 बार उपयोग करने में मेरा हाथ लगभग नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अपने मन का उपयोग किए बिना इसकी स्थिति को ठीक करने का एक तरीका भी है। मुझे केवल अपने जानवर को छूना है। कर्ण ने सोचा कि कैसे उसने लड़ाई में अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था। मेरे जानवर को नुकसान पहुंचाने के मामले में इसके ब्लास्ट बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन जब घूमने की बात आती है तो वे बहुत उपयोगी होते हैं। मैं उसका उपयोग हवा में घूमने, अचानक रुकने या अचानक अपनी चरम गति से ऊपर जाने के लिए कर सकता हूँ। मेरे विस्फोटक से सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने मुझे सांप के करीब जाने का और अंत में घायल बाहर करने की अनुमति दी थी। कर्ण की आंखें सिकड़ गई। क्या मेरी एफिनिटी इतना ही कर सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अपनी एफिनिटी के साथ मैं अपनी एफिनिटी को भी अधिक समझता हूँ। मेरे अंदर बर्फ या आग का आकर्षण नहीं है, बल्कि दोनों को परिवर्तन करने का आकर्षण है। मेरे धमाकों में जो मन प्रकट होता है वह कहीं से आता है, और यह मेरे शरीर में नहीं आता है, तो यह केवल आसमान से ही आ सकता है। परिवेश में सभी प्रकार के मन हैं, और किसी भी प्रकार के मन का बढ़ा हुआ घन मेरे विस्फोटों के प्रभाव को नहीं बढ़ाएगा। उस वजह से मैं सुरक्षित रूप से मान सकता हूँ कि मेरा मन वास्तव में बर्फ या अग्नि मन का उपयोग नहीं कर रहा है। इसके बजाय यह सामान्य मन का उपयोग कर रहा है। जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, मेरी भुजा सामान्य मन की अग्नि मन को बर्फ मन में विभाजित कर सकती है। जब मैं अपने आइस ब्लास्ट का उपयोग करता हूँ तो मेरा बायां हाथ सामान्य मन को अवशोषित करता है। इससे फायर और आइस मन में परिवर्तन करता है। आइस मन निष्कासित हो जाता है, जबकि फायर मन मेरी बायों को गर्म कर देता है। जितनी अधिक शक्ति मैं विस्फोट में लाऊंगा, उतना ही अधिक मन उपयोग विभाजित हो जाता है। इसकी वजह से ब्लास्ट भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। आमतौर पर यह विस्फोट को उतना ही शक्तिशाली बनाता है जितना मेरे हाथ संभाल सकता है। कर्ण की आंखें चमक उठी। लेकिन अगर मैं इसे केंद्रित कर दूं तो प्रभाव अलग होगा।
यदि कोई बच्चा किसी चीज पर छड़ी से हमला करता है तो वयस्क को केवल गुस्सा आता है, लेकिन यदि वही बच्चा चाकू का उपयोग करता है तो वयस्क घायल हो जाता है। दोनों हमलों के लिए की ताकत लगभग एक जैसी है क्योंकि हमला करने वाला बच्चा ही है, लेकिन उसमें से एक दूसरे की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है। उत्तर है प्रभावी की बिंदु जितना छोटा होगा हमला उतना ही अधिक ज्यादा होगा। मैं हवा के एक बड़े हिस्से को थोड़ा गर्म और ठंडा कर सकता हूँ, या हवा के एक छोटे हिस्से को बहुत ज्यादा गर्म और ठंडा कर सकता हूँ। नोकवेक उतना शक्तिशाली नहीं होगा, कम हवा के किनारे की ओर धकेला जा रहा है, लेकिन ब्लास्ट में वास्तविक क्षति की संभावना होगी। जब मैं अकेडमी में वापस जाऊंगा तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि क्या मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ। एक पल के लिए कर्ण को यकीन नहीं हुआ कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। एक और कर्ण के पास अभी परीक्षण के लिए और भी अधिक चीजें थी जिससे उसका कार्यभार बढ़ गया, लेकिन दूसरी ओर कर्ण के पास अभी परीक्षण करने के लिए और भी अधिक चीजें थीं जिससे उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अधिक अवस्थ और विकल्प मिलेंगे। कर्ण ने कुछ देर तक अपने बाएं हाथ के बारे में सोचा, लेकिन वह जल्द ही वास्तविकता में वापस आ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी एक खतरनाक जंगल में था। कर्ण ने अपनी आत्मीयता के बारे में सोचना बंद कर दिया। जनरल स्टेज साहब को अपने जानवर के बोरे में डाल दिया।